हो सकता है। फोन डेड, मोबाइल नेटवर्क में नहीं, लोकल ट्रेन बसेस सब बंद, पता नहीं कब तक चलेगा। तुम रोड पर भरे उस पानी को तो भूल ही गए जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मैं भी तो यहीं बैठा हुआ हूँ। अरे तुम्हारा बैठना तो इंसानों के खड़े होने जैसा। पता नहीं आज क्या सोचकर बाल ओपन कर। Waitress, Yes sir. एक whiskey please. Yes sir. मैंने कहा था ना जल्दी निकलते हैं, पर तुम हो के। अच्छा तुम कह रहे थे, बल्कि मैं कह रही थी, पर तुम्हारे 10 मिनट और 10 मिनट और पूरे 3 घंटे बाद हुए। ये सब छोड़ो, ये बताओ बैठे कहाँ? यहाँ। इधर कैमरा में आज ही छोड़ कर रखा। ये बताओ क्या लोगी? तुम क्या लोगे? मैं तो इसकी लूंगा और तुम? I'll go for vodka with plain water. ओके। Excuse me. Yes sir. Yes sir. One large whiskey and one large vodka for me. No, 30 ml only. And can you get me something to eat? I'm sorry, ma'am. The kitchen is closed. Can I get salad for you? Okay, sure. Thank you. हेलो भी साथ है, उसे ही बुला दी। मैं इतनी बारिश में उसे कहाँ लाता, इसलिए कार खुद ही ड्राइव करके आया। अरे ऐसा क्यों? बस कभी कभी गलती करने का शौक आ जाता। I remember one day you said that कि गलती करना छोटे लोगों का काम। हाँ वाकई ऐसा है, मगर हम अमीरों का गलती करना साबित करता है कि हमें अभी भी कहीं ना कहीं छोटापन बाकी है। बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ न्यूज़ में आया था, तूफान आने की संभावना है। अच्छा न्यूज़पेपर में आया था, मगर मुझे इस तरह की फोरकास्टिंग पर भरोसा नहीं। पर पिछले कुछ समय से सच हो रहा है सर। जस्ट अ कोइंसिडेंस। बारिश की वजह से बिजनेस अच्छा ही चल रहा है। हाँ सही कहा तुमने, मेरे बिजनेस की प्रोग्रेस भी स्लो है। यार ये बिजनेसमैन ये हमेशा रोते ही रहते हैं नहीं? सही भी तो हो सकता है। देखो ना, बारिश काफी दिनों से लगातार हो रही है। Here's your order, sir. हाँ And one salad. And one. थैंक यू। Anything else, sir? यस बिल प्लीज। जी, bill. अरे भाई अभी तो ऑर्डर प्लेस हुआ है, अभी फिर से और बाद में बता। Okay, sir. लेकिन यार ये लोग फेस्टिवल के समय भी यही कहते रहते हैं कि फेस्टिवल से पहले जैसी बात नहीं रही, जबकि इनके यहाँ फेस्टिवल से पैर रखने की भी जगह नहीं होती। Come on, please. We are not businessmen. We can't feel like them. देखो जिस पर बीतती है ना, उसे ही पता होता है। हाँ और ये बिजनेसमैन अकेली ऐसी कौम है जो आप बीती लेकर पैदा होते हैं नहीं? पता नहीं ये क्लाइंट ने इतनी बारिश में क्यों बुला ली। I swear, इसी बारिश में बैठे। Please have a seat, sir. थैंक यू। आप कुछ लेंगे सर? हाँ एक बियर दो। जी बियर। What? मैं बियर ही पीता हूँ। सर वो आप भीग गए, इसलिए वापस श्योरिटी के लिए पूछा। ओके फॉर श्योरिटी। हाँ तो एक कॉफी दे दो। कॉफी तो यहाँ नहीं मिलती सर। जानता हूँ यार ये बार है, इसलिए तो बियर ऑर्डर कर रहा हूँ। आपको कॉफी भी रखनी चाहिए न पीने वालों के लिए, काफी सारे बार्स में तो मिलती है। अगर पता नहीं हमारे बार में ही क्यों कॉफी और चाय पर बैन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक कॉफी एक चाय में यहाँ पूरा दिन गुजारूं। ये दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि दुनिया टाइम पास करने वालों से भरी पड़ी है। अरे हाँ, मैं तो पूछने ही भूल गई। तुम्हारे क्लिक सिलेक्ट हुए या नहीं? एज ऑलवेज नहीं, Why? बिकॉज नोबडी लाइक्स माय क्लिक्स। But they're excellent. एक्चुअली क्या है ना कि मैं फोटोशॉप पर टोटली बिलीव नहीं करता। आजकल हर फोटोग्राफर इसी पर डिपेंड रहता है, सो दे आर बेटर देन मी तो तुम फोटोशॉप क्यों नहीं ट्राई करते? बिकॉज आई बिलीव इन माय वेज। और फिर थोड़ा बहुत एडिट तो करता हूँ, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। एक्चुअली क्या है ना कि इस तरह के सॉफ्टवेयर पर काम करने से कहीं ना कहीं आपका क्रिएशन किल होता है। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ सिलाई मशीन कैसी चल रही है? What? आई मीन फैशन डिजाइनिंग कैसी चल रही है? It's going good. 1 महीने बाद मेरा शो है, तब तक पूरा काम भी खत्म हो जाएगा। नाइस यार। Truly nice यार, not excellent. क्यों? एक आध बड़ा शो मिल जाए ना तो। मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। सिलते तो रहो, मिलेगा। क्या? आई मीन लगे रहो यार, मिलेगा। हेलो। हाय। आप कुछ लेंगे, sir? नो थैंक्स, मैं पीता नहीं हूँ, बस बारिश की वजह से आया हूँ यहाँ। Okay, sir. आपको पता है लो एरिया पूरी तरह से पानी में भर गए, बस जो थोड़े आपके एरिया है वो सेफ है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3 दिनों से लगातार हो रही है बात, दोपहर तक तो सेलफोन के नेटवर्क चले। हाँ सर आज दोपहर तो तुम बारिश में नाच करके रखा है। तुम दोनों बैठ जाओ, और जो भी आएंगे शेल्टर के लिए। आज सुबह न्यूज में आया था कि तूफान आने वाला है, तो अभी तक तो आया नहीं।
क्या चाहते हैं कि तूफान आए? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि तूफान आए। मैं तो पीता भी नहीं हूँ, बस बारिश की वजह से आया हूँ यहाँ। मिस्टर, ये आपकी दूसरी वाली बात का पहले वाली बात से क्या संबंध? क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी ना जाने वाली बात का ना पीने वाली बात से क्या संबंध है? तभी तो मैंने आपको बोला। मुझे नहीं लगता मिस्टर कोई संबंध है। अरे ये तो लड़ाई शुरू हो गई। अरे बातूनी शेर है, देखना हाथापाई नहीं करेंगे। देखो ना मोटू, दिखने में कितना डाकू लगता है, तुम्हें अरे, लगता? दिखने दिखाने में अंतर होता है। वो कहावत नहीं सुनी क्या, कि तगड़ा देख के भिड़ना मत और पतला देख के डरना मत। हो सकता है ये मोटा कुश्ती निकल जाए और वो पतला ब्रूस ली। ओके सर, तो फिर इनकी तरफ से मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे चाय या कॉफी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसका मेरी बात से क्या ताल्लुक है? ठीक वैसे ही ताल्लुक है जैसा आपकी यहाँ आने वाला पीने वाली बात का है। बल्कि आपकी बात का संबंध है उनकी बात से। हैं? सॉरी। तो आई एम सॉरी, मुझे बीच में बोला तो नहीं चाहिए। मगर क्या करूं, बोले बिना रह नहीं पाए। वहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, देखो ना खिड़की पर पड़ती इन बूंदों से उस तरफ का दृश्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बस उसी को कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉन्क बाहर भीग रहे हैं, वो अंदर क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि मंक पीते नहीं। कम ऑन प्लीज, तुम ना अलग मजाक मत क्या करो, एंड स्पेशली फॉर मॉन्क। ओके ओके सॉरी, लेकिन यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये मंक सेंट वगैरह वगैरह पीते क्यों नहीं? भाई मेरी समझ में तो बिना पिए सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन अधूरे हैं। शायद उन्हें बिना पिए ये सब मिल जाता होगा, इसलिए। अच्छा, और वो लोग कैसे होते हैं? कौन? वही जिन्हें बिना पिए सब कुछ मिल जाता है। ओहो, वो लोग ऐसे होते हैं। मुझे लगता है मॉन्क को अब अंदर आ जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर। क्या देख रहे हैं आप? मॉम को मेरे ख्याल से बारिश तेज होने वाली। मॉम को अंदर आ जाना चाहिए। अटेंडेंट। यस सर। जो मॉम बाहर खड़े हैं उन्हें अंदर बुलाओ। मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं आएंगे। उनसे कहना किसी को बताएंगे नहीं। आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने पहले भी आपकी बात सुनी है। माउंट हिम, शो सम रिस्पेक्ट। हे सॉरी, सॉरी टू ऑल, सॉरी। हे मंक, मंक, सॉरी मंक। ये मंक भी भगवान की तरह होते, सुनते ही नहीं। शट अप, सब नास्तिक नहीं होते, वो होते हैं। ना, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। बाहर जाकर उन्हें अंदर आने को सर मुझे नहीं लगता कि वो अंदर आएंगे। जाकर पूछो तो। ओके सर, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू। क्योंकि सर बारिश बहुत तेज है, मैं ले आता हूँ। गुड। अटेंडेंट। यस सर। मेरा रेनकोट ले आओ। नो थैंक यू सर, मैं सही चला जाऊँ। ओके फाइन। तो वो रेनकोट के नीचे रखा हुआ छाता ले जाओ। बारिश से बचने के लिए खड़े हैं मॉम। क्या तुम उन्हें भिगा कर लाओगे? हाँ श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। थैंक यू। मॉम, बारिश बहुत तेज हो रही है, आप अंदर आ जाइए। धन्यवाद, पर मैं यहाँ ठीक हूँ। देखिए तूफान भी आ सकता है और पूरा मार्केट बंद है, आप अंदर आ जाइए। शायद मेरे वहाँ होने से और लोगों को समस्या हो सकती है। आप निश्चिंत रहें, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वो अंदर नहीं आ रहे थे। उन्हें झिझक हो रही होगी। वो कह रहे हैं कि शायद हम लोगों को प्रॉब्लम हो। उनसे कहो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आखिर पीने में कैसे सब। प्रॉब्लम हमें नहीं, शायद से उनको हो रही हो। बाहर की वजह से झिझक हो रही हो। मॉन्क, प्लीज कम इनसाइड मॉन्क। शो हिम सम रिस्पेक्ट। आई एम सॉरी सर। मॉम, अंदर आ जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आ जाइए। शो हिम सम रिस्पेक्ट। वो क्या मॉम मुझे देख रहे थे, इसलिए यहाँ से जोर से बोल। कोई बात नहीं सर, ऐसा होता है। मंक, अंदर आ जाइए, नहीं तो बह जाएंगे। How many times I told you, have some respect for him. For good third time please. अटेंडेंट। यस सर। एक बार वापस जाओ और उन्हें बुलाओ। श्योर। वो सब कह रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अंदर आ जाइए। मेरे वहाँ होने के कारण आप लोग बात न कर पाए या फिर पी नहीं पाए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आपके वहाँ होने से हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सर अब भीगने से आप बीमार पड़ जाएंगे और तूफान भी आ सकता है। अगर तूफान आ गया तो परेशानी और बढ़ जाएगी। आप ठीक कहते हैं, चलिए आइए। बारिश और तेज हो चली। इन्होंने अंदर आने कहा, इसलिए चलिए, इसी बहाने आप यहाँ आए तो सही। प्लीज। धन्यवाद।
सर तूफान तेज हो गया है, मुझे लगता है दरवाजा बंद कर देना चाहिए। सुनाओ, what will you do? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अरे मेरी मम्मी से बात हो गई है और उन्हें इन्फॉर्म भी कर दिया कि हम लोग बारिश में फंस गए हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। क्या? रेस्टोरेंट? अरे पापा उस टाइम तो रेस्टोरेंट में थे ना। उफ, अभी लाइट भी चली गई। डोंट वरी, बारटेंडर। यस सर। इतनी बारिश, इतनी आवाज, लगता है ये बाढ़ लेकर आएगी और सारा शहर डुबा जाएगी। ये सब शराब है, शराब। आपका होगा, हमने तो कुछ नहीं क्या किया। कहा तुमने? तुम शांत नहीं रह सकती क्या? आदत में नहीं। कैसा श्राप? श्राप राप कुछ नहीं होता। रमेश और मिस्टर क्या नाम बताया आपने आपका? मैंने अब तक पूछा नहीं आपको। मैंने बताया भी नहीं अब तक। और वैसे भी नाम में क्या रखा है? कुछ समय की बात है, आपके जो मन में आया आप बुला सकते फिर तो मैं आपको बैटमैन बुलाऊंगा। कोई एतराज? हैं। नहीं, कोई ऐतराज नहीं। जो दिखता हूं उसे एक्सेप्ट करने में शर्म कैसी? और मैं आपको क्या कहूंगा? मुझे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। और आपको? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। और इनको? ये बाहर ऑनर है। फिर वही बात है ना, मैं बारटेंडर हूँ सर। I'm waitress. वेटरेस। और ये दोनों? I'm fashion designer. और मैं फोटोग्राफर। फोटो खींचते हो। हाँ तो मैं कह रहा था कि शराब राब कुछ नहीं होता। रमेश मिस्टर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी घटना जो सबके जीवन से जुड़ी हो। या शायद सिर्फ आपके जीवन। हाँ सर, शायद हमारे जीवन से ना जुड़ी हो। हाँ, शायद ना जुड़ी हो तो भी। वो भी मतलब? जबरदस्ती सुननी पड़ेगी। हाँ, या शायद सबसे जुड़ी हो। हाँ, सुन तो लेते हैं। मुझे क्या, बारिश बहुत तेज है, वैसे भी कौन सा घर जा सकते हैं। हाँ, अब वैसे भी टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुनाइए सर। रहने दो, नहीं सुनानी। अरे क्यों रहने दो? कभी कहते हो सुनो, कभी कहते हो रहने दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कभी कहते सुनाओ, फिर कहते मत सुनाओ। ऐसा भी नहीं होता है। होने को कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं। वाह सर, क्या बात कही आपने। आपको तो मंक होना चाहिए। ना ना बिल्कुल नहीं, क्यों सर, मंक क्यों नहीं? क्योंकि फिर मैं पी नहीं पाता ना। सो स्पिरिचुअल गुरु या धर्म गुरु? हाँ, वो तो कमाते भी अच्छा, लेकिन शायद पीते नहीं। ना ना वो भी नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ खुल कर करने की आदत है। सब कुछ खुलकर। आदर्श में हंसने की क्या बात। अरे वो कई इस तरीके सुनाए कि सब कुछ खुलकर करने की आदत है। सब कुछ का मतलब समझते हैं आप? सब कुछ से मेरा सब कुछ मतलब का मतलब सब कुछ ही होता है मिस्टर। You're crossing your limit, mister. I think he crossed. Yes, I crossed the what? This is wrong, mister. Absolutely wrong, sir. There is nothing wrong in this world, man. ये आपकी होने न होने वाली बात का जवाब है सर। कौन सी? होने को कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं। उसका बिल्कुल, उसी का। चलो, मॉम भी बोले। ये तो बदतमीजी है सर। क्या तुम सबसे इसी तरह से बात करते हो? हाँ। ऑफिस में भी, हाँ। पड़ोसियों से भी हाँ। और अपनी पत्नी से भी। हाँ, नहीं, कभी कभी। बिल्कुल और सही इतना कह तो रहे चलता हैं। है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मगर इससे कुछ साबित नहीं होता है। इससे साबित होता है कि अपनी पत्नी पर भी धौंस जमाने की कोशिश करता हो। नहीं मिस्टर, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। सभी चाहते हैं, उसमें नया क्या है। क्या कहा तुमने? सर, ये सर कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी बीवी को चाहते हैं, उसमें नया क्या है? तुम लोग इसे नहीं समझ सकते, लेकिन मैं समझ सकता हूँ बड़ी आसानी से। और वो क्या? इसे जीतने की आदत है। ये हर चीज को जीतना चाहता है अपनी ताकत के जोर पर। हाँ है, मुझ में जीतने की आदत। So what? ताकत ही तुम्हें वो दिलवा सकती है जो तुम पाना चाहते हो। देखा देखा तुम लोगों, मैंने कहता था ये इसी तरह से अपनी बीवी से भी जीतने की कोशिश करता होगा। कोशिश क्या, जीता ही है मैंने उसे। मैंने जीता है अपनी बीवी को। Shame on you. छी, छी, you said छी, छी क्या है इसमें? सर, जरा धीरे बात कीजिए, लड़की डर रही है। Pathetic. What is pathetic in this? सर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, आप पतले हो जाएंगे। बहुत घमंड है तुम अपनी ताकत पर। हमारी बीवी तो परेशान हो जाती होगी तुम। मिस्टर, जिसे आप घमंड कह रहे हैं वो मेरा कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरी बीवी के कारण ही आया है। और कौन बीवी चाहेगी उसका पति झगड़ा करने वाला हो? मेरी बीवी चाहती है, लेकिन कोई ऐसा क्यों चाहेगा सर? क्योंकि मेरे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। मैं हमेशा से ही अपने आप को दूसरों से अलग और कमजोर समझता था, शरीर से नहीं, मन से। अगर आपके पास सब कुछ हो या थोड़ा बहुत भी, तो कभी आप ऐसा महसूस नहीं करते। और मेरे पास तो ना मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना पढ़ाई में, मैं शरीर से सुंदर था, ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था। कुछ नहीं था मेरे पास। सब मुझे चिढ़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। ए मोटू, तू तो रहने ही दे, स्पोर्ट्स में आज तेरे बस का नहीं है। अरे इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है साला भोंदू। अबे मोटू, दौड़ लगा, तब हमारे साथ चल पाएगा। पतले होने के लिए तूने जिम जाना शुरू कर दिया मोटू। हालांकि वो मेरे दोस्त थे और दोस्तों में हंसी मजाक चलता, और तब तक
आखिरकार मैं खुद को कमजोर महसूस करने लगा। फिर एक लड़की मेरी दोस्त बनी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, a confident boy of our college। क्या नहीं था उसके पास, लेकिन मैं जानता था यह उसका कॉन्फिडेंस, ये उसके यार दोस्त सब पैसों के हैं। उसकी गर्लफ्रेंड जो मेरी दोस्त बन चुकी थी, उसने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि मेरा मजाक उड़ाने वालों को वो उल्टा मुंह तोड़ जवाब देती थी। मुझे याद है एक दिन उसने एक लड़के को कहा था कि खुद की शक्ल तो छछुंदर जैसी है और इसका मजाक उड़ाते हो, ब्लडी मोरन। जब आपको पता चल जाए कि कोई आपकी इतनी परवाह करने वाला इंसान है तो आप उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते। या तो मैं भी उसे जानने लगा, उसे पाने के सपने देखने लगा, ये जानते हुए भी कि उसका अफेयर चल रहा है। धीरे धीरे चाहत उसे पाने में बदल गई। फिर एक दिन वो लड़की, उसका बॉयफ्रेंड और मैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं, तभी रास्ते में कुछ आवारा लड़कों ने उस लड़की को देखकर अनाप शनाप कहा। उसका बॉयफ्रेंड उसे भिड़ गया और वो पिट गया। और फिर मैं गया, मैंने उस लड़कों को मार भगाया और उस लड़की ने मेरी जाबाजी की तारीफ करी। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर आदमी के अंदर दो मन होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। धीरे धीरे मेरे अंदर के बुरे मन ने मुझ पर पूरी तरह से काबू पा लिया, जिसे मैं कभी नहीं चाहता था। मैं जानता था कि पैसों के कॉन्फिडेंस को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इतिहास में कई ऐसे बहादुर योद्धा हुए हैं जिन्होंने पैसों के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो कई ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिनके आगे पैसों ने घुटने टेक दिए हैं। बस यही खेल मैंने भी खेला। मैंने उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट बुलवाया जहां अक्सर मिडिल क्लास के कुछ बिगड़े लड़के आया करते थे। मैं जानता था वो उस लड़की को उस लड़के के साथ देखेंगे और छेड़ेंगे, उसका बॉयफ्रेंड उसे भिड़ेगा और हारेगा। उनकी से जीत तो मेरी जीत थी, लेकिन मैं जानता था इसके बाद वो उस लड़की को और परेशान करेंगे। और यही वो मौका था जहां मुझे अपने आप को साबित करना था। और मैंने साबित किया, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पला बड़ा हूं, लिहाजा ऐसे लोगों से निपटना मुझे आता था। मैंने कई बार उस लड़के को ऐसी स्थिति में फंसाया और हर बार उस लड़की को बचाया और खुद को हीरो साबित किया। और बस बहुत ही जल्द इन घटनाओं के बाद उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप ले लिया और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। And I accepted it! उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आपको पाने के लिए छीनना पड़ता है। उस दिन के बाद से मैंने हर चीज को पाया जोर और अपनी ताकत के बल पर, क्योंकि ताकत ये सब कुछ होती है। अगर आप बहादुर हैं तो दुनिया आपके कदमों में, वरना कोई आपके साथ नहीं है। लोग कदमों में तो होते हैं पर दिल में नहीं। इस तरह की बहादुरी लोगों के दिल में सिर्फ डर पैदा करती है, सम्मान नहीं। आपने पूरी जिंदगी ताकत तो नहीं, ये डर को कायम रखा। जो बहादुर नहीं होते उनके दिलों में डर होता है। बहादुरों की डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ तब तक जब तक आपको आपसे ज्यादा बहादुर कोई और ना मिल जाए। एग्जैक्टली। और जब कोई ऐसा मिल जाता है ना तो फिर आज जीत तो लगी रहती है ना, हारने से कोई कायर तो नहीं हो जाता। पर वो जीत किसी के काम की नहीं जो लोग अंदर डर पैदा करते। बहादुर वो होता है जो लोगों के अंदर से डर को मिटाता है। डर कोई नहीं मिटा सकता है, वो हमेशा आपके साथ होता है, साए की तरह। डर भर की कोई हैसियत नहीं होती, उसे हम जब चाहे बाहर निकाल सकते हैं, बस दिल पावर होनी चाहिए। कुछ डर कभी नहीं मिटते हैं सर, क्योंकि वो हालात के साथ पैदा होते हैं और हालात के साथ पैदा हुए भावों को आप अपने अंदर से कभी नहीं निकाल सकते। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, जब वो बदलते हैं तो भाव भी बदलते हैं। भाव कभी नहीं बदलते हैं सर, बस हम उन नए हालातों के साथ जीना सीख लेते हैं, अपने भावों को दबाते या छिपाते हुए। हाँ, ब्लैक मनी है, दबा लो छिपा लो। भाई ये भाव है, ये दिख जाते हैं। वही तो कह रहे हैं, भाव कभी हालात के साथ मिटते नहीं है, बस वक्त के साथ उन पर धूल चढ़ जाती है और जब कभी ये धूल हटाई जाती है तो ये बवंडर का रूप ले लेती है, जिंदगी में नहीं तो दिल में। जानता हूं कि बहुत मुश्किल काम होता है उन भावों को मिटाना जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, पर ऐसा करना जरूरी भी तो है। ऐसे बम आप उन भावों को कैसे मिटा सकते हैं जो आपके अंदर तब आते हैं जब आपकी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ हो रही होती है। बाद के हालात से नए भाव दे जाते हैं जिन्हें हम सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही उपयोग कर पाते हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, यदि इसे झुटलाया जाए तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये तो बात हो रही है माँ, हालात बदलते हैं हम सब मान रहे हैं, पर भाव
तो नहीं बदलते, पर नए हालातों के साथ नए भाव आते और हमारे जीवन में परिवर्तन लाते। ये भाव भी हमारे परिवर्तन में लाते और परिवर्तन के साथ जीवन को सफल बनाते। मतलब मंग आप ये कहना चाहते हैं कि ये भाव ही है जो हमें जीना सिखाते हैं? बिल्कुल। भाव हमें कैसे जीना सिखाते हैं बताइए। वक्त के साथ कैसे नए भाव आते हैं और कैसे आप पुराने भावों को दबाया छिपा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। सकारात्मक जीवन के प्रति लगन हो तो सब कुछ संभव है। मॉन्क, हम लोअर मिडिल क्लास से थे, जहाँ खुशियां महीने की 15 तारीख को ही दम तोड़ देती है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इतना हावी था कि खुशियों ने दस्तक देना भी छोड़ दिया था। जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते गए, परेशानियां और बढ़ती गई। लिहाजा अपनी एजुकेशन के लिए मुझे कम उम्र में काम करना पड़ा। घर से बाहर निकलने और उन पारिवारिक जिम्मेदारियों में मैं कब मैच्योर हो गई मुझे पता भी नहीं चला। इस समाज में इंसान और भेड़ियों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैंने उनमें फर्क करना सीख लिया था और उनसे बचना भी। मुझे लगा था मेरी शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ की शादियां इतनी महंगी होती हैं कि वो भी मुमकिन नहीं हो सका। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती गई और घर को कुछ राहत मिलती गई, मेरे घर वाले मेरी शादी को ही भूलते चले गए। जब भी उनसे शादी की बात करूं तो बेटा शादी की इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, घर की इंस्टॉलमेंट है, वगैरह वगैरह करते करते कब सालों में बदल गए मुझे पता भी नहीं चला। मैं भी अपनी उन और सहेलियों की तरह अपना खुद का परिवार चाहती थी, अपने खुद के बच्चे चाहती थी मैं, लेकिन कुछ मुमकिन नहीं हो सका। 27 साल की हो गई थी मैं, 27 साल। पहले जहाँ मैं काम करती थी वहाँ एक लड़का आया करता था। काम की वजह से मेरी अक्सर उससे बातचीत हो जाया करती थी। धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा, लेकिन उसी से पता चला कि उसका अफेयर किसी और लड़की से चल रहा है। ये जानते हुए मैं लगातार उससे बातें करती रही। हम अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए हम ऑफिस के बाहर भी मिलने लग गए थे। वो बहुत ही सहज और समझदार लड़का था। वो सबकी मदद करता था बिना किसी निजी फायदे के। उसने कई बार मेरी भी मदद करी थी। वो पहला ऐसा लड़का था जिसने महीनों के मिलने के बाद मुझे कभी बुरी नजरों से नहीं देखा। न मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, न मेरी घर की परेशानियों का कभी कोई गलत फायदा नहीं उठाया। नहीं तो बाकी सब तो बस इसीलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसी से शादी करूंगी। वो मुझे दोस्त मानता था, इसलिए उसने मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कमियों को तक बताया ताकि मैं उन्हें सॉल्व कर सकूं। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त बन चुकी थी। इंसान के अंदर सिर्फ शक के बीज बोने होते हैं कि सब तो खुद ब खुद पनप जाते हैं। मैं उन्हें दूरियां बढ़ाने की कोशिश करने लगी थी और जब मेरी ये कोशिश कामयाब हो गई थी, दोनों में ब्रेकअप हो गया था। मुझे समझ नहीं आता इंसान इतने पुराने रिश्तों को इतने आसानी से क्यों तोड़ देता है, सिर्फ नए रिश्ते बनाने के लिए। और ये जानते हुए कि पुराने रिश्तों को तोड़ना जितना आसान काम होता है, नए रिश्तों को जोड़ना उतना मुश्किल काम होता है। वो पूरी तरह टूट चुका था इस ब्रेकअप से। और यही सही समय था जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके आगे भी है। और वो जिंदगी तुम थी। आज हमारी शादी को कई साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर फिर भी एक डर है। पता नहीं क्या है वो डर और क्यों मेरे अंदर बैठा हुआ है। इनसिक्योरिटी और क्या? हाँ, अक्सर सोचती हूँ अगर उसे पता चल गया तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। और अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। नहीं, मैं पागल अभी हो रही हूँ। मैं शायद मर जाऊंगी।
ये इनसिक्योरिटी तुम्हारी लाइफ में इसलिए आई क्योंकि तुम एक सिक्योर लाइफ चाहती थी। एग्जैक्टली, ये प्यार व्यार नहीं, एक सिक्योर लाइफ की चाहत थी। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। नहीं, ये पूरा सच नहीं है। आधा सच कुछ नहीं होता, हम उसे आधा बनाते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। नहीं, मैं उसे चाहती थी, मैं उसे आज भी चाहती हूँ। अगर चाहती तो ऐसा नहीं करती। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने अपने जीवन में किसी को भी धोखा नहीं दिया है। तो मैं और क्या कर सकती थी? मैंने बहुत कुछ देखा है, लोग एक मजबूर इंसान का कैसे फायदा उठाते हैं। और अगर वो इंसान एक लड़की हो तो आप लोग कोई नहीं समझ सकते, आप लोग कोई नहीं समझ सकते। मैं और क्या कर सकती थी, मैं और क्या कर सकती थी उस। देखो, शांत हो जाओ प्लीज। बचपन से लेके आज तक की जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि अब तो रोना भी नहीं आता है तो सिर्फ डर, सिर्फ डर। अब तो उसकी आंखों में झांकने में भी डर लगता है। मैं और क्या कर सकती थी? तुम्हें ये डर निकालना होगा अपने अंदर से, नहीं तो ये तुम्हारे आने वाले कल को मिटाकर रख देगा। हमें अपने अतीत को भुलाना होगा। अतीत कभी भुलाया नहीं जा सकता है, कभी नहीं। अतीत होता ही है भुलाने के लिए, ना कि संजो कर रखने के लिए, क्योंकि अतीत इतिहास नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो हमारे आज और कल दोनों को मिटा के दे दे और दे जाएगा एक और भयानक अतीत। अच्छा, तो इतिहास किस लिए होता है मंग? याद रखने के लिए, क्योंकि वो हमें सिखाता है, बढ़ाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नायक देता है, नायक बनाता है, समाज को गतिशील प्रगतिशील बनाता है। और यदि अतीत अच्छा हो तो फिर वो अतीत का होगा, वो तो यादें हो गई और यादें हमेशा अमर होती हैं इतिहास की तरह। अतीत भी तो इतिहास हो सकता है, दोनों में फर्क ही क्या हो? अतीत व्यक्तिगत होता है और इतिहास वैश्वीकृत। व्हाट? क्या कहा आपने मंग? वैश्विक विकृत मतलब? मीन्स वर्ल्ड, यूनिवर्स। ओके, गॉट योर पॉइंट मंग। अपने और अपने परिवार की जिंदगी को सुंदर बना। गलत तुमने किया है तो अब अच्छा भी तुम्ही को करना पड़ेगा। अपने अंदर से डर हटाओ और हिम्मत बनो। इस दिल में अच्छा सोचो, फिर देखो ये जिंदगी कितनी खुशियां देती है तुम्हें। तुम भी मंग जैसी बातें कर रहे हो इंस्टीट्यूट। कहना आसान, करना मुश्किल। सिर्फ स्ट्रगल का फर्क होता है मिस्टर। कुछ लोग कहते हैं पर करते नहीं, और कुछ कहने के साथ साथ स्ट्रगल भी करते हैं, तो वही लोग सक्सेसफुल। हमेशा नहीं और सारे नहीं, इतने स्ट्रगल के बाद बार ओनर ही हूँ। तो हो सकता है कि आपका स्ट्रगल उसी के लिए हो और आपको पता भी ना हो। वन ड्रिंक। आपको लगता नहीं कि आप ज्यादा बकवास कर रहे हैं? स्ट्रगल के अप्रोच का लेवल क्या है ये भी मायने रखता है मिस्टर। स्ट्रगल ही तो है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। स्ट्रगल जिंदगी भी नहीं बना पाता है, खूबसूरती तो दूर की बात है। खूबसूरत दूसरों की जिंदगी बनाओ, तुम्हारी जिंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। बाय द वे, सॉरी बट आपको देखकर नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ किया हो। मैं हमेशा से एक आशावादी इंसान रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, enthusiastic, impressive, but soft and down to earth by nature. मेरे नेचर की वजह से ही जल्दी लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाते हैं। जाहिर है, उनमें लड़कियां भी होती थी। पढ़ाई खत्म होते ही मेरी जॉब लगी। I got a nice job with impressive salary. मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और जैसे कि मैंने बताया, जल्दी ही लोग मुझसे और मेरे काम से इम्प्रेस हुए। उस ऑफिस में यूं तो कई लड़कियां, मगर एक लड़की ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती। मासूम सी, बड़ी शांत, ज्यादा किसी से बात नहीं करती। उसकी इसी खामोशी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और बाद में मेरे कलीग ने मुझे बताया कि ये खामोशीपन उसके नेचर ने नहीं बल्कि हालातों ने दी। हालांकि वो हालात क्या थे इसका मुझे अभी तक के पता नहीं चला। जब मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया, ध्यान से उसे समझने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि उसने उदासी और हालातों को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। वो
हालातों को बदलना चाहती है। काफी समय बाद मेरे कलीग ने मुझे बताया कि उसका पति बहुत पॉजिटिव है उसकी। बार-बार में ये पॉजिटिवनेस मारने पीटने की हद तक की। ऑफिस से लेट हो जाए तो शक, अच्छे कपड़े पहन ले तो शक, फोन पर जनरली किसी से बात कर ले तो शक। ये शक नाम का जहर उसके जीवन में इतना भर गया था, ये वो सुख नाम के अमृत से अनजान है। वो इस बात से भी अनजान रह गया, ये शक उससे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी का भी सुख छीन। तो ये मन कहाँ मानता है। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, मैंने उससे बात करने की पूरी कोशिश की, पर उसने मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर धीरे धीरे हम लोगों की बातचीत होने लगी। जिस तरह इंसान सुंदर दिखना चाहता है, उसी तरह वो अपने आसपास की दुनिया को भी सुंदर बनाना चाहती है। बस मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं उसे वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है। और मेरे लिए करना बहुत ही आसान, क्योंकि उसका पति पहले से ही शक्ति था। मुझे बस आगे घी डालना और मैंने यही किया, उसके शक को यकीन में बदला। हालांकि मैं जानता था कि इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ उस लड़की को ही हुई, मगर अगर जिंदगी स्वर्ग बन जाए तो थोड़ी बहुत परेशानी उठाना अच्छा है, बजाय उस परेशानी के जो ताउम्र जिंदगी को नर्क की आग में झोंक। इधर मैं लगातार उस लड़की से बात करता था, कोशिश यही रहती कि वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा बातें करे, और ऐसा हुआ। अब हम बात करने लगे थे, ढेर सारी बात। कभी कभी वो बात करते करते रुआसी हो जाती थी, उसकी ये रुआसी भी बहुत चुपती थी, और मैं जानता था ये भी एक दिन मैं उसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा, क्योंकि इधर मैं उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, तुम्हें अपने आप को बदलना हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, यू कैन चेंज। और एक दिन ऐसा आया जब वो पूरी तरह से बदल गई। आप लोगों की शादी हुई? नहीं, आपने अभी तक पूरी कहानी में ये नहीं बताया, सिवाय इसके कि वो शादीशुदा थी। सच, जब इंसान बदलता है तो सच में कुछ फैसले भी बदलने पड़ते हैं। एक दिन उसने हिम्मत से काम किया, घर छोड़ दिया और कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। फिर मैं उसके पति के पास उसे समझाने की। आपको देखकर लगता नहीं कि आप किसी को समझा सकते हैं। समझा नहीं था, उल्टा उसने उसे मारा पीटा, कोर्ट में उसके कैरेक्टर को उंगली उठाने की धमकी दी। लेकिन अगली बार मैं उसके पास लॉयर और पुलिस के साथ गया और सब कुछ आसानी से हो। और अब मेरी पत्नी को डूबता हुआ सूरज नहीं बल्कि उगता हुआ सूरज देखना पसंद। जब वो शांत रहती है तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लगती है। बड़ी खुश नसीब है वो लड़की सर, जिसकी जिंदगी को आपने सुंदर बना दिया। एग्जैक्टली, आपने एक इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाया। यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। या यूं कहो कि उसने मेरी जिंदगी। ये तो आपका लक था सर, कि आप जो करना चाहते थे और जिसे पाना चाहते थे आपको आसानी से मिल गया। अच्छा, मुझे तो लगता है ये मेरे एफर्ट्स तो सभी करते हैं और सब सफल नहीं हो पाते। तो शायद उनके एफर्ट्स में कमी रहती होगी, इसलिए। परिश्रम और प्रयास में अंतर होता है। परिश्रम करने वाले कभी असफलताओं को नहीं गिनते। प्रयास यानी कि कोशिश करने वाले हमेशा असफलताओं को गिनते हैं। इसलिए कोशिशें या तो नाकामयाब हो जाती हैं या हार जाती हैं, या दिशाहीन, मति भ्रष्ट, चरित्रहीन होकर अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। परंतु परिश्रम कभी असफल और नकारात्मक नहीं होते हैं। परिश्रम भी असफल और निगेटिव होते हैं। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदगी और आत्मा का कोई रंग नहीं होता, वो तो सफेद चादर की तरह है। उस पर जैसा भी रंग डालोगे वो वैसा ही हो जाएगी। ये सफेद चादर हमेशा के लिए एक वक्त के बाद मैली हो जाती है। सफेद चादर है इसलिए संभाल कर तो रखना ही होगा, और समय समय पर धोना भी पड़ेगा। मन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो
जो कभी नहीं जाते। खास रंगों के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ता है मन। इन्हीं खास रंगों के बाद आप बर्बाद हो जाते हैं या किसी और को बर्बाद कर देते हैं, जैसा कि मैंने किया। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता। एग्जैक्टली, गलतियां तो हो ही जाती हैं इंसान से। तुम्हें कैसे पता उसने गलती की? अरे तो इतनी इंटेंसिटी के साथ कह रहा है, देखो उसने जरूर कुछ किया होगा। समझो तो उसने किया क्या, फिर डिसाइड करना गलती की है नहीं। जानना क्या है वो क्या Shut है? up! हाँ बारटेंडर, पूरी बात बता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। कोई फादर या प्रीस्ट नहीं हूँ। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। हाँ बोल। मेरी फैमिली फाइनेंशियली साउंड नहीं, जैसे जिंदगी एक मिडिल क्लास की होती है वैसे ही कुछ, ना बहुत ज्यादा अच्छी ना बहुत ज्यादा बुरी। मुझे अपनी जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं रही। पापा हम सब बच्चों के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। नॉर्मल क्लास से होने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स बड़े प्रोग्रेसिव थॉट्स रखते थे। अभी उस क्लास को होने का रिफ्लेक्शन था या प्रेशर ये नहीं जानता, लेकिन हाँ वो ऐसे थे इतना जरूर जानता हूँ। अक्सर जैसा लड़कों के साथ होता है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और जॉब में लग गया। जो मिला जैसा मिला मैंने ये मानकर एक्सेप्ट किया, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही है। जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर रहने लगा था। वहीं पड़ोस में रहती थी, पता नहीं कब अच्छी लगने लगी। अक्सर उसे एक लड़का घर ड्रॉप करने आता था, उसे देखकर बहुत जलन होती थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। इस वजह से मैंने उस लड़के से दोस्ती की। मैंने उसे बताया कि मैं इस शहर के बाहर से आया हूं, तो उसने मेरा ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड भी मेरे घर के पास में ही रहती थी, उसने उससे भी मुझे मिलवाया। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, बहुत विश्वास था उनका मुझ पर। लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था उनकी जिंदगी में। मैंने उनके बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश की। मैंने एक प्लान बनाया। मैंने उस लड़के को वही नौकरी दिलवाई जहां मैं काम करता था। एक दिन मौका पाकर वर्क स्पेस से मैंने कुछ कैश चुरा लिया और वो कैश उस लड़के के पॉकेट में रख दिया। तलाशी के दौरान पकड़ा गया, मेरे सामने गिड़गिड़ाया, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की। यार तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, तू जानता है मैं चोर नहीं हूं। वो गिड़गिड़ाता रहा और उसे जेल हो गई। मैंने उस लड़की को भी यकीन दिला दिया कि चोरी उसी लड़के ने की है। इस तरह से वो उस लड़की की नजरों में गिर गया। एक टूटे हुए इंसान को सहारे के सिवा क्या चाहिए। एक दिन समय देखकर मैंने उस लड़की से अपने दिल की बात कही। उसने भी शादी के लिए हाँ कह दी। हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन आज तक उसके दिल में जगह नहीं बना पाया हूं। मैं थक गया हूं उस लड़की के कंपैरिजन से। शादी के इतने साल बाद भी मैं वो जगह नहीं बना पाया जो उस लड़के की थी। शायद यही मेरी सजा है। मैंने उसकी जिंदगी, करियर सब तबाह कर दिया। वो एक ही बेटा था अपने माँ बाप का, पता नहीं कैसा होगा वो और उसका परिवार। ब्रेकअप के बाद तो वो लड़का और भी ज्यादा टूट गया। शायद बाद में मेरे और मेरी बीवी के बारे में सुना होगा, सब कुछ समझ गया हूँ। टूटकर कहाँ गया किसी को कुछ नहीं मालूम, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी। और तुमने भी तो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, है ना? तुमने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। किसी को किसी से छीन कर
तुम उसके दिल में कैसे जगह बना सकते हो? आप ठीक कहते हैं मॉम। प्यार और सम्मान दिल से दिया जाता है, ना कि छीना जाता है। मुझे आज भी अपनी करनी पर रोना आता है। रोहन, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जॉय खरीद दिया। मॉल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड से हटकर इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि जो चीज आसानी से ना मिले उसे छीन लो, और उसे छीन कर अपने पास संभाल कर रखो, नहीं तो वो तुमसे कोई और छीन लेगा। छीनना कोई बुरी बात नहीं है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तुम्हारा भी तरीका अलग, हम मुझे ले लो। मैंने आज तक सब कुछ छीन कर ही हासिल किया। यहाँ बात एक इंसान की जिंदगी की हो रही है, ना कि छीनने की। छीनना एक क्रिया है। जब आप कुछ छीनते हैं तो एक क्रिया होगी, और जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। अब किसी एक के लिए अच्छी होती है तो किसी एक के लिए बुरी होती है। वाह सर, क्या बात कही आपने, ये क्रिया प्रतिक्रिया वाली। लेकिन अगर उस क्रिया से या उस प्रतिक्रिया से किसी का भी अच्छा ना हो तो, I mean, अगर कोई भी खुश ना रहे तो? बोलिए मिस्टर बारोला। बस जितना पढ़ा था उतना बता दिया, और बढ़ना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। उसी क्रिया पर उनकी जिंदगी तबाह हुई, ये प्रतिक्रिया। और जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो उसका गिल्ट, जो कि उसके दिमाग का भ्रम। मेरे साथ तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो किया है इसने मिस्टर, तभी तो गिल्ट है। गिल्ट होना भी उस रिएक्शन से पैदा हुआ एक एक्शन ही है, या शायद रिएक्शन। ये सब बातें तुम लोग इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों को वो चीज आसानी से मिल गई जो तुम चाहते थे। चीज नहीं, लड़की या पत्नी। हाँ, जो कि इंसान होती है, कोई चीज या बर्गर नहीं। बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो कुछ बार्टेंडर के साथ हुआ या वेट्रेस के साथ हुआ वो एक अलग हालातों में हुआ, और वो कहीं ना कहीं सही भी है। मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। हाँ, क्योंकि तुम लोगों को वो चीज आसानी से मिल गई, इसलिए। कैन चीज। पर तुम नहीं कर सकते। तुम दोनों ने जो किया वो भी गलत ही किया। क्या गलत था? क्या तुमने गलत नहीं किया कि तुमने अपनी पत्नी को चीट नहीं किया? अरे बात तो तब होती तुम जिंदगी भर उसके दोस्त बनकर उसके साथ रहते। फालतू बात। तुम तो दूसरों की लाइफ को सुंदर बना दो, पर क्यों तुम अपनी पत्नी की एक्स हस्बैंड की लाइफ को सुंदर नहीं बना पाते? क्यों तुमने उससे शादी की बजाय उसकी पति को सुधारने की? मेरा मैटर बिल्कुल अलग था मिस्टर। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बल्कि सभी ने, मगर ऐसा पॉसिबल ना हो। अरे था नहीं, तुमने बना दिया, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं थे कि ऐसा संभव हो। हो सकता है इन लोगों के लिए यह संभव ना हुआ हो, उनकी कंडीशन तो वही अच्छे समझ सकते हैं। उनकी कंडीशन और हमारी कंडीशन दोनों में फर्क था। ऐसा नहीं होता यार, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। पर जो इंसान कर सकता है या कर रहा है वो सही है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। इसकी किसे परवाह है? परवाह होनी चाहिए। अगर आप परवाह नहीं करोगे तो कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। जिसके पास नाम पैसा और तुम्हारा सब होता है, सब उसकी परवाह करते हैं, और जो नहीं करते वो बेवकूफ होते हैं। ऐसा नहीं है सर, आप गलत सोचते हैं। मैं कभी गलत नहीं सोचता। आपके मन में लोगों के लिए इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है? ये गुस्सा नहीं है, इसका घमंड है, पैसे और रुतबे का घमंड। कुछ भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। नाम पैसा रुतबा ये सब मेरे लिए पिताजी विरासत को छोड़ गए थे, मैंने अपनी आंख खोल के देख लिया था। इसके लिए मुझे कभी भी कुछ करना ही नहीं पड़ा। जहाँ लोग ऊंची सोसाइटी में उठने के लिए, बैठने के लिए, सब पे देखते हैं, मेहनत करते हैं, वही मैं अपनी जवानी तक आते आते इन सबसे बोर हो चुका था। इट्स पार्ट ऑफ माय रूटीन लाइफ। और अपनी इसी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और उसका सबसे अच्छा जरिया बना मेरा बिजनेस। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसने अपनी पहली मुलाकात में मुझे बता दिया था कि वो शादीशुदा है। हमारी एक कैजुअल मुलाकात जैसे कि प्लेन में होती, और हम जर्मनी जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जर्मनी का पहला टूर था उसका कई बार। तो हमने डिसाइड किया था कि हम साथ घूमेंगे, और हम साथ घूमे पूरे 3 हफ्तों तक। और इन्हीं 3 हफ्तों में मुझे उससे इश्क हो गया। इश्क कितना प्यारा एहसास होता है ना ये इश्क। और अपने इन्हीं जज्बातों को मैंने उसके सामने शब्दों में बयां कर दिया, और उसे ये भी कहा कि वो अपने पति को तलाक देकर मुझसे शादी करे। लेकिन उसने मना कर दिया। मैं हक्का बक्का से रह गया। तो सोच तो मैं नहीं पा रहा था, मेरे दिल दिमाग में तूफान सा उठने लगा। मैंने आज तक जिस चीज को चाहा है उसे हासिल किया है, कैसे भी, किसी भी कीमत पर। लाइफ में पहली बार ना सुनी थी, मैं अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी, अजीब सा गुस्सा चल रहा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे हासिल करके रहूंगा किसी भी कीमत पर। और अगले दिन मैंने उसे जाकर सॉरी बोल दिया।
बहुत शर्मिंदा हूँ। वो क्या है ना कि मैं शुरू से बिजनेस में इतना इन्वॉल्व रहा हूँ कि कोई कभी लड़की मेरी दोस्त बनी नहीं, और जब तुम बनी तो प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, और वो मान गई और हम एक अच्छे दोस्त बन गए। मैं उसके साथ लंदन गया और बिजनेस के बहाने वहीं रहने लगा। 4 साल की कोशिशों के बाद मैंने साम दाम दंड भेज से उसका डिवोर्स कराया, और इन 4 सालों में उनकी लाइफ में हर दिन हर रात को इतना मनुष्य बना दिया कि वो चैन से रह ही ना सके, एक साथ रह ही ना सके। और उसे यकीन दिलाया कि मैं ही वो सच्चा आदमी हूँ जो उसके लायक, और बाद में मैंने उसे अपनी पत्नी बना दिया। पागल हो गया एग्जीक्यूटिव, उसे सब बता दूं ताकि वो मुझे छोड़कर चली जाए। इतना पागल नहीं हूं मैं। जीवन साथी उसी को कहते हैं जिससे कुछ भी छुपाना। प्रैक्टिकल है, वो मेरी लाइफ में अंदर होता है मॉम। दोनों को चलाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ का सहारा कायर लोग लेते हैं। तुम बोल रहे हो, तुमने भी झूठ का सहारा लिया। हाँ, झूठ का सहारा कौन नहीं लेता। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो सबके सामने बोल देते हैं और कुछ लोग बोलते भी नहीं। एग्जैक्टली, कुछ लोग झूठ अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं तो कुछ दूसरों को बचाने के लिए। ये तो जस्टिफाई करना होगा। वाह क्या बात है, तुम झूठ बोलो तो समाज सेवा, और हम सच बोले तो भी गलत। ये कह चुके हैं कि डिपेंड करता है झूठ कब, कहां और किस लिए बोला जाए। मैं फिर कहता हूँ मिस्टर, इतना घमंड अच्छा नहीं है। जैसे तुम घमंड कहते हो वो मेरा कॉन्फिडेंस है। चाहिए गुस्सा, ये मेरा नेचर। क्रोध और घमंड कभी भी नेचर कैसे हो सकते हैं? हम सबने कहीं ना कहीं तो गलत किया ही है। तो फिर वो तुम होगे, मैं नहीं, क्योंकि मेरा हर चीज को पाने का तरीका यही है। क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने ये सब किया। और वो भी। तो आप उन्हें जल्दी बता क्यों नहीं देते? अगर वो आपसे प्यार करती हैं, आपको समझती हैं, तो आपको माफ कर देंगी। पागलपन होगा। क्यों? अब कहाँ गया आपका कॉन्फिडेंस और सो कॉल्ड अग्रेसिव नेचर? आपका प्रॉब्लम पता है क्या है सर? कि आपने मनी पावर और हाई सोसाइटी को ही असली पावर मान लिया, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ करप्शन और क्राइम की शुरुआत होती है। छोटे लोग तो इन कामों को पूरा करने का सिर्फ एक जरिया होते हैं सर। आपका प्रॉब्लम जानते हैं मिस्टर क्या है? आपका गुस्सा जो घमंड से आया है, और गुस्से से आप किसी के दिल पर राज नहीं कर सकते। यही बात यार है जिससे आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो इंसानी क्यों ना हो। Oh God, again cheese. या बेबी, इन लोगों को चीज बहुत पसंद होता है, शायद इसीलिए। For your kind information, mister, इंसान कोई चीज नहीं होती जिसे जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे हासिल कर लिया जाए। क्यों? ऐसा क्यों? जब हम एक दूसरे को ठुकरा सकते हैं तो हासिल क्यों नहीं कर सकते? जरूरी तो नहीं जो सब करते हैं वो हम भी करें। वही तो पूछ रहा हूं, क्यों जरूरी नहीं? ताकि समाज से इंसानियत खत्म ना हो। इंसानियत? और ये कहाँ पाई जाती है और किसके अंदर पाई जाती है? अंदर सर, अंदर आपके, इनके, इनके, हम सब इंसानों के अंदर। तुम्हारा इंसान और तुम्हारी इंसानियत माय फुट। हम सब लोग किसी का किसी मतलब से एक दूसरे जुड़े हुए हैं। लव, पीस, यूनिटी, ब्ला ब्ला जैसे शब्द से हमारे बीच छला बन के रह रहे हैं बस। कहते हैं कि नफरत ही प्रेम की पहली सीढ़ी है। सही कहा मंग। जिंदगी भूल भुलैया की तरह, अगर नफरत प्रेम की पहली सीढ़ी है तो प्रेम की पहली सीढ़ी नफरत हो सकती है, या शायद आखिरी। लव इज इनवैल्यूएबल एंड मैचलेस। ये चंद पैसों से शुरू होता है और इसी पे खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शायद आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब कह रहे हैं। मैं एक अपर मिडिल क्लास से दिखने में कुछ खास नहीं हूँ, बल्कि आम लड़कों की तरह, जस्ट लाइक बॉय नेक्स्ट डोर। यूं तो कई लड़के मेरी जिंदगी में आए, एक बड़ी सुंदर सी लड़की मेरी दोस्त बन गई, वाकई में बहुत सुंदर थी। मेरे एक दोस्त से एंगेज थी, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैं उसे पसंद करने लगा था, पता नहीं कैसे, बट आई ड्रीम्ड अबाउट हर, आई थॉट अबाउट हर ऑल द टाइम। ये डाइवर्शन कैसे हुआ मुझे आज तक याद नहीं। मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी, Hey, I think I started to like him. Hell no! उसका ऐसा कहना मुझे बहुत अजीब सा लगा। अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही थी, एक अजीब सी चुभन का एहसास। पर मैंने हार नहीं मानी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे अपनी बात कही, पर उसका हाँ जवाब ना था। एक लड़का है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, उसको जाके ना कह दो
नहीं, जो तुम्हें चाहिए जिंदगी में वो तुम्हें सब देगा। गो टू हेल। इससे चिढ़कर मैंने किसी और के माध्यम से उसे बदनाम करने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। मनी, कैरियर, पावर सब कुछ होते हुए मेरे पास वो नहीं था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चाह थी। फाइनली आई प्रपोज्ड, लेकिन इसके लिए उसने मेरी शक्ल को लेकर लताड़ा, स्टेटस को क्या कुछ नहीं कहा। कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेते हो? जानते हो मेरा स्टेटस क्या है? जानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? जितना तुम कमाते हो ना, उतना हमारे कुत्ते खाते हैं। कॉल मी कुत्ता। कुत्ता कहा मुझे? कुत्ता। चल बन गया, पर शांत। विश्वास कायम होने पर और सब कुछ शांत हो जाने पर मैंने उसे अपनी पार्टी में बुलाया। कुछ ड्रिंक के बाद उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और बेहोश होने के बाद मैंने उसके साथ मैं इतना बुरा नहीं हूं, लेकिन उससे इतना घिनौना काम कैसे हो गया? शायद यही नियति थी। अपनी इस घिनौनी हरकत को नियति का नाम मत दो। एग्जैक्टली, ये नियति नहीं तुम्हारी नियत थी मिस्टर। हाँ, क्योंकि आपकी नियत पहले से ही खराब थी उस लड़की के लिए। नियत और नियति दोनों एक ही होती है, दोनों को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो भी हो, आपकी नियत बाद में बदली जरूर है। ये कैसे कह सकते हो तुम? नियत मनुष्य बदलता है, नियति परमात्मा। जब परमात्मा किसी के लिए अपनी नियत नहीं बदलता, तो मनुष्य किसी की नियति बदलने वाला कौन होता है? उस रात के बाद, उस घटना के बाद क्या हुआ? उसे थोड़ा शक हुआ, वो नाराज भी हुई, लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो नशे में बहने लगी और लगभग सभी से फ्लर्ट करने लगी। वो मुझसे फ्लर्ट करने लगी थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि वही मेरी रूममेट थी और बॉयफ्रेंड। उसे पार्टी में बुलाया ही नहीं होगा। वो उस दिन शहर में था ही नहीं, लेकिन उसे हमारे कॉमन फ्रेंड से पता चल गया और उसने ब्रेकअप कर दिया। इधर बहुत समय तक तो लड़की से बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैंने उसे किसी तरह मना लिया और फिर हम शादी की। उसने कुछ तो पूछा होगा आपसे, आपने क्या बताया फिर उसे? यही कि उस रात तुम कमरे में आई थी, मुझसे फ्लर्ट करने लगी थी, और मैं भी उस टाइम नशे में था, तो हम ये गलती कर बैठे, यही कहा होगा। वो आज तक मुझसे पूछती है उस रात वाकई में हुआ क्या था। मैं थक गया हूं झूठ बोलते बोलते। कब तक मुझे ये घिनौना लिबास ओढ़ना होगा? आखिर कब मैं सच के साथ जी पाऊंगा? ये लिबास अपने सच को छुपाने के लिए तुमने बचपन से खुद ओढ़ लिया था। अब इसे तुम्हें ही उतारना होगा। जिस दिन ये झूठ का लिबास उतार दोगे, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि सच कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर था, और वो सच कोई और नहीं बल्कि तुम थे। सच को बाहर निकालना ही होगा। आप लोग क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की, बात की, पर हर बात हिम्मत नहीं हुई। एक बार फिर कोशिश करके देखिए, शायद तुम्हें सक्सेस मिल जाए। डर लगता है मुझे धिक्कारेगी, मुझे छोड़कर चली जाए, बस वही तो है मेरी जिंदगी में। बड़ी बड़ी मुश्किल से मुझे तो नहीं लगता सर कि अब वो कहीं जाएंगी। कहीं उसने ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं, बच्चे भी। जब मनुष्य किसी की नियति बदलता है, वो प्रकृति के विरुद्ध होता है, तब परमात्मा को प्रकृति के विरुद्ध बदलने के लिए विवश होना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं माँ, हमें कभी भी किसी की भी प्रकृति को बदलना नहीं चाहिए। यदि आपने सच को एक्सेप्ट कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली, और ना ही आपको वैसा कुछ करना पड़ता।
हमें उतना और वही कर्म करना चाहिए जितने से प्रकृति को कोई नुकसान न हो। ये उठ जाइए, चलिए उठ जाइए। उठिए। आइए, इधर बैठिए। हम इंसानों को अपने लिमिट्स तय करनी ही होंगी। हम इंसानों के लिमिट से बाहर जाने से कहीं ना कहीं डिजास्टर भी अनलिमिटेड और उनका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। अच्छा, क्योंकि हम इंसानों के लिमिट्स के अंदर रहने से डिजास्टर्स नहीं होते सर। देखिए, मतलब ये है कि जब हमारे अंदर बदलाव सीमित या असीमित होते हैं तो उनका परिणाम घातक ही होता है। वो कहीं ना कहीं हमें जानवर बनने पर मजबूर कर देते हैं। हमें अपने आप को उतना बदलना चाहिए जो समाज के लिए लाभदायक हो। जो बदलाव समाज की अच्छाइयों के लिए घातक हो, वो बदलाव हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए जो समाज की कुरीतियों को बदल दे, वही बदलाव हमेशा अच्छा होता है। सुन लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, बदलो। कौन? मैं? जी आप। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना किसी बदलाव के 5 फुट 5 इंच का हो गया? बिना कोई शुरू हो जाते हो। अरे तो एक ना एक दिन हम सबको भी कभी भी कहीं भी खत्म हो जाना है। तो इसीलिए सर, जब भी जहाँ भी हो शुरू हो जाओ। माँ का अभी से कुछ समझाइए। अभी से ये हालत तो तेरी शादी के बाद क्या होगा? Oh, you both are going to marry each other? जी सर, बलि प्रथा जिंदा है आज भी दुनिया के हर कोने में। की बात कही जनाब ने। आप लोग मिले कैसे? गलती से। कॉलेज में जब मैंने इसे पहली बार देखा ना, तो ये मुझे बाकी लड़कों से अलग लगा। स्वीट, सिंपल। इसके साथ रहकर मैंने जाना कि इसके नेचर में एक ह्यूमर छुपा है, जो हर बात को मस्ती मजाक में कह देता है। इसका यही नेचर मुझे बहुत पसंद आया। इसी वजह से हम काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। बट उस टाइम मैं ऑलरेडी कमिटेड। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक स्पोर्ट्समैन था और ये मेरा क्लासमेट। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर, एक्चुअली हाई टेम्पर। मतलब जरा जरा सी बात पर गुस्सा करना, लोगों को नीचा दिखाना, हर किसी से लड़ने झगड़ने लगना। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके साथ रहकर समझ आया कि उसे कुछ करना ही नहीं था। भाई मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिंदगी में जो करना है करूँ, मगर उसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। पर ये था एक तरफ। All the time he's calm, funny, humorous, even in negative situations. जो होगा देखा जाएगा। हर बात को मस्ती मजाक में डाल देना। बस इसके साथ रहकर मुझे महसूस हुआ कि खुशियाँ सिर्फ उतनी ही नहीं जितना मैं उन्हें समझती हूँ, बल्कि इससे कई बढ़कर। और बस तो पता ही नहीं चला कि कब मुझे इन जनाब से। क्या बात है? आपकी लाइफ तो बहुत आसान थी। अरे कहाँ भाई, इन जनाब की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, इनसे बिल्कुल अलग करियर हो गया। हाँ, वो चाहती थी कि मैं बंधुआ मजदूर बन जाऊं। मतलब 10 को तनख्वाह लाऊं, 11 को किराना और 15 तक टाइम टाइम से। वो इसी डायरेक्शन में ले जाना चाहती थी। अरे मुझे तो समझ नहीं आती उसको झेलता कैसे था। जैसे तुम्हें झेल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना सर, कि उस समय तक मेरी जिंदगी में सिर्फ वही तो एकमात्र लड़की दोस्त थी। अब क्या है कि जब तक आपके पास ऑप्शन ना हो तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते, और जब कंपेयर करने के लिए कुछ भी ना हो, जो आपके पास है ना वही आपके लिए अनमोल है। अच्छा, बस हमारी फ्रेंडशिप का असर इसके रिलेशनशिप पर भी पड़ा। His girlfriend got jealous too. She always tried to put it down in front of him. लेकिन इसके साथ रहकर मुझे समझ आ गया he is the right person for me. फिर तो ये कहना चाहिए कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत आसान था। एग्जैक्टली, बहुत 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 आसान। कारण इनका एक्स। और उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ सर, जो हुआ मेरा हुआ। अब देखिए, यहाँ से आगे की स्टोरी मैं सुनाता हूँ, ठीक है? सुना दूँ? हाँ हाँ सुनाओ। तो देखिए, बात ऐसी है कि जैसा कि इसने बताया कि हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। जो एहसास इसे हुआ वो मुझे भी होने लगा। प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों ही कमिटेड थे, तो दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पाए। एक तरफ मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऑर्डर मानते मानते थक गया था सर। मैं कुछ भी अपने मन का नहीं कर पाता था। हाँ सर, मुझे बनना था एक बढ़िया सा फोटोग्राफर, और मेरी गर्लफ्रेंड को ये था एकदम नामंजूर। जब भी मैं उससे फोटोग्राफी की कोई बात करता तो वो कहती,
क्या करोगे फोटोग्राफर बनकर? क्या जिंदगी भर लोगों की शादी की एल्बम बनानी है, या कपल्स की फोटो खींच कर उसको एफिल टावर के बैकग्राउंड के सामने एडिट करोगे? हाँ, थोड़ा बहुत बच गया तो शायद पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ, एक और 2-4 करियर है कि प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, बस। तो उसे समझा समझा के थक गया सर कि फोटोग्राफी इतना नहीं है जितना आप समझती हैं। लेकिन ना वो कभी समझी, ना मैं उसे समझा पाया। वो चाहती थी कि मैं एक बर्बाद आदमी, यानी कि MBA हो जाऊं और फिर कोई घिसी पिटी नौकरी करूं और फिर तनख्वाह बढ़ाने के लिए फिर से कोई घिसा पिटा कोर्स। दूसरी तरफ थी ये, जो मुझे हमेशा फोटोग्राफी के लिए बूस्टअप करती, मुझे समझाती कि करियर उसी में बनाओ जिसमें तुम्हारा दिल है। बस, फिर क्या, हमारी ट्यूनिंग अच्छी होती गई और स्टेशन कब मिल गए पता ही नहीं चला। बाकी इसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से पागल हो गई थी सर। एक्चुअली क्या है कि इसका बॉयफ्रेंड ना इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। जनरली लड़कों में पॉजिटिवनेस होती है, उसमें थोड़ी ज्यादा थी भाई, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का मैटर था ना। हाँ सर, फिर उसने हिंट दी, फिर उसने मुझे समझाया, फिर उसने धमका दिया और फिर सर उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, धुलाई कर दी 5 दिन तक लगातार। क्या बात तुमने की है क्या? हाँ सर, एकदम उसने। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। था तो वो पहलवान, तो अकल तो उसमें थी नहीं। वो शक्ति मुझे उसके साथ में मिलकर ना एक ही काम करता था। और वो क्या? कुछ नहीं यार, मुझे बिना लेंस का कैमरा बना डालता था। सर मैंने उसे इतनी बार समझाया कि मुझे बनना एक बढ़िया सा फोटोग्राफर, और ये लड़की आती मेरे पास फ्री फंड के फोटो खिंचाने। देखिए इसे कपड़े देखिए आप, दिन भर मॉडलिंग करती है। सर फिर क्या, वो माना नहीं और मैडम ने कर दिया उनसे ब्रेकअप। और इधर इन जनाब ने अपनी गर्लफ्रेंड से शर्त रखी कि अब से उसके हिसाब से नहीं चलेगा, और उसने इसका ये ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। बस फिर हम साथ हो गए, है ना? तो ये आज भी पूछ रही है, इस कलयुग में ना किसी की बात का भरोसा तो करियो मत। मैंने ऐसे ही पूछ लिया ना। तुम सारे काम ऐसे ही क्यों करती हो? कभी कभी वैसे भी कर लिया कर। God, I can't believe 5 साल से हम लोग साथ हैं। पता ही नहीं चले ये 5 साल कैसे। मेरे दिल से पूछती तो पता चलता ना कैसे कट गए। क्या बात है, इट्स रियली एन अमेजिंग एंड फनी स्टोरी। काश हम सब की किस्मत भी आपके जैसे होती सर। अच्छा 5 साल से साथ हैं आप लोग, फिर आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? आप बताऊं भाई, फीलिंग ही नहीं आती दिल की घंटी। तो मतलब हम लोग अपने अपने करियर में सेट हो जाना चाहते थे। हाँ, हमने डिसाइड किया था अगर हम में से एक भी सेटल हो जाएगा ना तो हम शादी कर लेंगे, मगर दोनों नहीं देख रहे। हाँ, पर 1-2 साल में हम शादी कर लेंगे। हम दोनों ही यही चाहते हैं। तब तक यही वेट करते रहेंगे। वेल कांग्रेट्स। थैंक्स सर। मॉन्ग आप भी अपने बारे में कुछ बताइए, आप मॉन्ग कैसे बने? हाँ मॉन्ग, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी क्या हो सकती है। हाँ मॉन्ग, हम सब बेचैन। ये दुनिया समानताओं से घिरी हुई है। कहते हैं कि सृष्टि के परे एक और सृष्टि है। मैं उस समय बहुत सुंदर बोलने वाला लड़का हुआ करता था। इसी कारण से लोग मुझसे जल्दी प्रभावित होते थे। मैं उस समय कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता था। सेम ईयर तब एक लड़की ने एडमिशन लिया, बड़ी सुंदर और आकर्षक थी। मैंने देरी ना करते हुए उससे बातें करना शुरू कर दी और कुछ ही देर में मैंने उसे अपनी बातों से प्रभावित कर दिया। वार्तालाप के दौरान पता चला कि उसकी सगाई हो चुकी है। वो शादी के लिए तैयार ना थी, बल्कि आगे बढ़ना चाहती थी। मैं उस समय नवयुवक, निडर, आधुनिक विचारधारा का, लेनिन और उसकी विचारधारा से प्रभावित हूँ। उसके प्रति आकर्षण होने के कारण मैंने उससे अपने दिल की बात रखी। उसने ना कह दिया। उस जमाने में ऐसा सोचना भी पाप था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं बोलने में असाधारण था, तो मैंने उसे अपनी बात पटुता से अपने समीप लाने में सफल रहा।
मैंने उसे उसके परिवार के इच्छा के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए उकसाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम करीब आते गए, इतने करीब कि हम साथ रहने लगे। वो मेरी हर बात मानती गई। वो मुझसे हमेशा कहती थी, तुम्हारी बातें बहुत सुंदर लगती, तुम बहुत अच्छा बोलती। मैं हंस देता था और मैं उससे कहता था, भला कोई इंसान सुंदर कैसे बोल सकता है? लेकिन वो कहती थी, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ अपने आखिरी वक्त तक। फिर एक दिन मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने हाँ कहा। समय बीता, मैंने फिर कहा। उसने कहा, सोचने का वक्त दो। तीसरी बार वो शांत रही, शांत शांत शांत, हमेशा हमेशा के लिए शांत। जीवन बहुत उलझा हुआ है। हमें लगता है कि सब कुछ आसान है, पर आसान बिल्कुल भी नहीं। व्यावहारिक जीवन तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जीवन चलाने के लिए सिर्फ अच्छा बोलना काफी नहीं होता है। फिर आप मॉन्क बन गए? जाहिर है, मैंने उसकी सबसे प्यारी सौगात को अपनी यादों में रखा हुआ है। अपने आप को शांत रखकर आखिर क्यों? कभी दिन में चांद देखा है? मून इन अ डे। हाँ मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों निकलता है दिन में कभी। सूरज से रोशनी चुराने के लिए सर, ताकि थोड़ी सी राहत ले सके। सूरज से रोशनी चुराने के लिए नहीं आता है सर। चांद हमें दिन में एहसास दिलाता है कि अगले ही पल में तुमसे तुम्हारी सारी रोशनी छीन लूंगा। और अगले ही पल हमसे ये सब कुछ वो छीन भी लेता है और साथ में ले आता है अकेलापन, मायूसी और तन्हाई। दिन का चांद हमें हमारी काली रातों का एहसास कराता है और ये भी महसूस कराता है कि काली रात आज फिर आएगी। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। दिन में चांद हमें एहसास दिलाता है, पिछली रात तो तुमने व्यर्थ गवा दी, लेकिन मैं आज फिर आऊंगा। आज तुम चिंतन करना, मनन करना अपने आप से, अपनों से, ताकि तुम आने वाले कल को संवार सको। वो रोशनी छीनने नहीं, बल्कि रोशनी का एहसास दिलाने आता है, ताकि हम रोशनी को अच्छे से समझ सके। रात हमारे तन मन को राहत देती है। रात ही तो है जो हमें खुश होने का समय देती है। खुशी अपनों के लिए, अपनों के साथ। वो काली रातों का एहसास दिलाने नहीं, बल्कि सुनहरे दिनों का एहसास दिलाने आता है। और फिर आती है सुबह। रात के अंधेरे को चीरती हुई सुबह, हमें रोशनी देती हुई सुबह, हमें नया दिन देती हुई सुबह, हमसे ये कहती हुई सुबह, मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। बस ना जाने तो तुम लोग मुझे अपने से अलग कर देते। आओ, एक बार आओ, मुझे अपने में समा लो और अपने आप को मुझ में। फिर देखो जीवन मेरे साथ, रोशनी के साथ। भाई बरसात तो रुक गई है। मोबाइल में नेटवर्क भी आ गया।
चलते हैं। और सॉरी ये मैंने भूला, हैं? चलो गुड बाय एवरीबॉडी। चलिए मैं भी चलता हूँ। See you everyone. हाँ, हमें भी निकलना चाहिए। हमारी मम्मी वेट कर रही है। हाँ, Take care, sir. मैं भी चलता हूँ। Take care of yourself. One drink. मैं कल से हाँ मैं समझ सकता हूँ। मैं भी चाहूँगा तुम कल से तुम भी जाओ। I will close the bar.